यहाँ पर देखिए कि ये दिलचस्प तस्वीर आपको नजर आएगी कि यहाँ पर मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम जो कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि टोपी पहने हुए उसमें एक शख्स के गोद में तो एक छोटी सी बच्ची भी नजर आ रही है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सड़क मार्ग से आगे गुजरते हुए अभिवादन करते हुए लोगों का, और ये एक बड़ा मैसेज है जिसको लेकर पीएम मोदी बार बार इस बात को कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उस विश्वास की तस्वीर नजर आ रही है सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा पहने हुए, हाथ में कमल का निशान लिए हुए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर सोचते होंगे कि आखिर कमल का निशान पीएम मोदी इतना क्यों दिखा रहे हैं। सीधा समझा जा सकता है कि इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे सिर्फ अपने चेहरे पर लड़ रहे हैं, और जहां जहां वहां पर लोकसभा का चुनाव होना है वहां पे वोटर्स को सीधा मैसेज कि पीएम मोदी के चेहरे को देखिए, कमल के निशान को देखिए और समझ जाइए कि आपको ईवीएम में क्या करना है। इससे बड़ी मदद मिल जाती है उस चीज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ एक शख्स साफा उठा रहे थे और सोचिए वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसे नजर पड़ी उन्होंने गाड़ी से हाथ उठाकर सिक्योरिटी के जो लोग हैं, एसपीजी के लोग हैं, उनको इशारा किया कि उस प्रेम के उपहार को ले लिया जाए। और वहां से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है और छतों पे जो हुजूम नजर आ रहा है, ऐसी तस्वीर दुनिया में किसी भी पॉलिटिशियन के लिए इस मात्रा में कभी पहले देखी नहीं गई। जब जब पीएम मोदी बनारस आते हैं तभी ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। इसके अलावा रोड शो बहुत जगह होते हैं, नेताओं के बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर, अनूठी तस्वीर देखने को नहीं मिलती जहां ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी काशी सड़कों पे खड़ी हो अपने नेता को आगोश में ले जाने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनका खैर मकदम करने के लिए कि आप प्रगति के पथ पर, जिस प्रगति के पथ पर वाराणसी को लेकर जा रहे हैं, आप प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश को लेकर जा रहे हैं, आप प्रगति के पथ पर पूरे देश को लेकर जा रहे हैं। इन सारी चीजों को उनका समर्थन है, और जब समर्थन ऐसा हो तो समझा जा सकता है कि चाहे नामांकन की बात हो, चाहे वोटिंग की बात हो या काउंटिंग डेज की बात हो, वो महज एक औपचारिकता भर रह जाती है। उस औपचारिकता के अलावा कुछ नहीं बचता अगर आप ऐसी भावनाओं को सड़कों पे देखें। और वहाँ पे ये समझ में आएगा कि सोशल मीडिया के चाहे जो वैसे लोग हैं जो कि किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत कोई नैरेटिव फैलाते हैं, या कुछ नेताओं की जो बयानबाजियाँ होती हैं, वो बयानबाजियाँ, वो दावे हकीकत से कितना दूर होंगे, इसको लेके सीधा समझा जा सकता है अगर आपको ऐसा इमोशन सड़कों पे दिखे। और जैसा कि बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि अभी पीएम मोदी का काफिला जिस इलाके से, वाराणसी के जिस इलाके से गुजर रहा है, वो माइनॉरिटी बहुल है, यानी कि मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में यहाँ पर रहती है। और उस मुस्लिम आबादी के अगर करंट को देखें, उनके जोश को देखें, उनकी गर्माहट को देखें, तो ऐसा सीधे समझ में आ रहा है कि ये यूं ही नहीं है। और आगे आपको नजर आएगा भगवा पगड़ी, पीछे आपको नजर आएगा जो मुस्लिम टोपी है वो, और ये बता रहा है कि सबका साथ, सबका विकास के जिस नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गवर्नेंस को करते हैं, वो फॉर्मूला बखूबी धरातल पर काम कर रहा है। कुछ नेताओं के, अपोजिशन के नेताओं के बयानबाजी में भले ही वो झलकी ना दिखे, लेकिन ग्राउंड पर अगर गए, आम जनता के लिहाज से देखें, तो उस आम जनता के लिहाज से निश्चित तौर पे समझ में आ रहा है कि उसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिल रही है। घंटों ये सड़कों पे इंतजार कर रहे हैं। लगभग 3-4 बजे से इन लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया था, और उस 3-4 बजे के बाद से अभी का आप समय देखें, तकरीबन 3 घंटे का से ज्यादा का समय हो गया है। ये लोग उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ खड़े हैं अपने उस नेता का खैर मकदम करने के लिए। और इस पर्सनालिटी को, पीएम मोदी की जो राजनीतिक पर्सनालिटी बनी है, वो यूं ही नहीं बनती, वो एक दिन में नहीं बनती। वो सालों साल का जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अनुभव है, जो डिलीवरी है, जो विजन है, जो आगे का रोड मैप है, इन सब चीजों के सम्मिश्रण के बाद कोई नेता ऐसा अपनापन, ऐसा लगाव, ऐसा इमोशन पाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे काशी मानो एक कोई बड़ा सेलिब्रेशन कर रहा हो आज। और 10 लाख से ज्यादा की आबादी अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का दीदार कर रही होगी, अगर ये दावा किया जाए, इस बात को कोई कहे, तो उस पर तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिधर आप देखिए आपको वही नजर आएगा। हर तरफ सीरीज नजर आ रहे हैं। आवाज में, जो कानों में आवाज गूंज रही है, वो जय श्री राम, हर हर महादेव, ये नारा गूंज रहा है। और इस नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले को आगे बढ़ाते हुए और लोगों को ये बताते हुए कि 10 साल पहले जब मैं काशी में आया था और जिस सपने की बात मैंने कही थी, जिस विजन की बात मैंने कही थी, उसे मैंने डिलीवर किया है। इसकी सबसे बड़ी गवाही अगर कोई दे रहा है
वक्त सड़कों पे मौजूद ये लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं। और उस गवाही के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरे टर्म के लिए वाराणसी में सांसद के तौर पे पहले नामांकन करने वाले हैं कल, और उसके बाद वो सिलसिला उसी तरह से चल पड़ेगा ताकि 2024 का जनादेश पीएम मोदी एक बार फिर से पाएं। और मजेदार बात यह है कि अगले 5 साल के विजन को लेके पीएम मोदी ऑलरेडी सारे मंत्रालयों में रात दिन काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ से भी जब चुनाव कैंपेन के बाद दिल्ली जाते हैं और बीच में कुछ घंटे मिलते हैं तो उन घंटों में भी पीएम मोदी ये फीडबैक जरूर लेते हैं कि किसी मंत्रालय की कौन सी योजना को लेकर जो प्लान बनाया जा रहा है उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या फीडबैक है, ग्राउंड की क्या स्थिति है, आगे किस प्रकार का काम किया जाना चाहिए। यानी पीएम मोदी को मालूम है कि अगर 2024 के बाद आप 5 साल का विजन ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि 2047 के लिए एक फाउंडेशन स्टोन यानी कि बड़े फाउंडेशन स्टोन के तौर पे काम करे, तो उसके लिए रात दिन काम करना होगा, एक एक दिन काम करना होगा, एक एक घंटे काम करना होगा, एक एक मिनट काम करना होगा। पीएम मोदी की जो कार्यशैली है वो इसी तरीके से कैंपेन भी करते हैं, पीएम मोदी की जो कार्यशैली है वो इसी तरीके से शासन भी चलाते हैं। यानी कि काम का उनका जो तरीका होता है, चाहे संगठन का मकसद हो या सरकार का मकसद हो, अपना 100% देने में वो हमेशा यकीन करते हैं। और इस प्रकार की मेहनत को अगर आप देखें, आज वो बिहार में कार्यक्रम करके आए हैं, आखिरी रैली उनकी सारण में थी और सारण के बाद पीएम मोदी यहाँ वाराणसी में पहुंचे हैं। और वाराणसी में अगर 4 घंटे खड़े होकर लगातार सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों का हाथ अभिवादन करते हुए अगर वो चल रहे हैं तो समझा जा सकता है कि उसके पीछे वो संकल्प कैसा होगा, जिस संकल्प की वो बात करते हैं, उस गारंटी की भावना कैसी होगी, उस गारंटी को लेकर कॉन्फिडेंस कैसा होगा, जो कि चुनाव के तकरीबन आधे बीत जाने के बाद पीएम मोदी अब उसी रूप में उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। उनको पता है कि आगे जो नंबर्स लाए जाने हैं वो ये नंबर्स बताएंगे कि जिस टारगेट को लेके उन्होंने बीजेपी के नेताओं को मंत्र दिया था और देश के सामने पार्लियामेंट में इस बात को कहा था कि इस बार उम्मीद है कि बीजेपी 370 सीट लाएगी और एनडीए 400 पार जाएगा, उसके लिए कितना जरूरी है कि आगे की जो सीटें हैं वो भी उसी रूप में वहाँ पे भगवा फहराएं, वहाँ पे कमल को जीत दिलाएं। और जो कमल का गुलदस्ता बनना है उसके लिए जरूरी है कि देश भर में अधिकतम लोकसभा सीटें जो बीजेपी जीतने की स्थिति में है उसे जीत में कन्वर्ट किया जाए। और ऐसे मकसद के साथ लगातार आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कि मिस नहीं कर रहे हैं कि अगर सड़क के दोनों तरफ कोई खड़ा है तो उन लोगों को किस प्रकार से उनका अभिवादन करना चाहिए, एक तरह से खैर मकदम करना चाहिए। और बीच बीच में लोग फूल चला के मार रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोग वहाँ पर अपनी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये हुजूम दिख रहा है जो बता रहा है कि आखिर किसी को अगर ये भ्रम हो कि 4 जून को क्या होने वाला है और आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि आखिर जनता, देश की जनता किसके साथ है, क्योंकि अलग अलग नेताओं के आप दावे सुन रहे हो, तो उस सारे भ्रम के निवारण के लिए अगर आपको कुछ तस्वीरें देखनी हो जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बोले, तो वो इन तस्वीरों को आप आसानी से देख सकते हैं। और इन तस्वीरों के मार्फत आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह की तस्वीर उभर कर आएगी इस बार के लोकसभा 2024 के जनादेश की। और उस जनादेश के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा नेहरू के बाद पहली बार होगा कि लगातार 3rd टर्म कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा अपने बहुमत के आधार पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत आगे का सोचते हैं, बीजेपी बहुत आगे का सोचती है। एक चुनाव जैसे ही खत्म हो जाता है, सरकार अपना काम कर रही होती है, लेकिन संगठन अगले दिन से अगले चुनाव में लग जाता है। ऐसा दुनिया में शायद ही किसी पार्टी में होता होगा कि जिस दिन जीत का जश्न मनाया जाता है उसी दिन उसी बैठक में इस बात पर भी व्याख्या की जाती है कि अगर हम जो सीटें हारे हैं उन सीटों के हारने की वजह क्या है। और वो सीट सिर्फ मोटे तौर पर नहीं बल्कि उसके बाद बाकायदा एक रिपोर्ट मांगी जाती है और हर एक बूथ की रिपोर्ट मांगी जाती है कि एक एक बूथ पे बताया जाए कि अगर उस बूथ पर हमारी जीत भी हो गई है लेकिन बाकी वोट खिलाफ गए हों तो उस खिलाफ गए वोटों को की वजह आखिर क्या है, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है जो वहाँ तक नहीं पहुँची, कौन सा नैरेटिव है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो अगर इस तरह की मेहनत करने की आदत हो, इस तरह की मेहनत करने की कला हो तो सफलता तो झक मारकर पीछे आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात को साबित किया है और इस बार का जनादेश एक बार फिर से उसी सवाल को लेकर पूरे देश के जनमानस को एक तरह से कौंध रहा है कि आखिर 4 जून को क्या होने वाला है। फिलहाल जो हो रहा है वो आप देखें तो वाराणसी में एक बार फिर से
इतिहास बन रहा है। और पीएम मोदी के हर एक रोड शो को वाराणसी में मैंने कवर किया है। हर रोड शो के बाद ऐसा लगता है कि ये अपने शिखर पर है। शायद अगली बार का जो रोड शो होगा उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसका जो करंट होगा, इमोशनल करंट, वो शायद थोड़ा कम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और हर बार अपने आप को गलत समझना पड़ता है कि क्योंकि इस बार का जैसे जो इतिहास बन रहा है, इस बार का जो फीलिंग है, इस बार की जो भावनाएं नजर आ रही हैं सड़क पे, ऐसा लगता है कि पहले के जो रोड शो है उससे कुछ कदम आगे ही है और ये क्रमशः बढ़ता जा रहा है। और किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर आप 10 साल देश के प्रधानमंत्री हों, देश के शासन के शीर्ष पर हों, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आमतौर पर इकट्ठा होने लगती है। लेकिन वो सारे राजनीतिक तर्क, वो भावनाएं पीएम मोदी का जब केस आता है तो वहाँ पर गलत साबित होती है, वहाँ पर झूठी साबित होती है। बल्कि एक नया सिद्धांत, नया तर्क बनता है और नया सिद्धांत, नया तर्क ये है कि अगर आप डिलीवर करते हैं, अगर आपकी गारंटी में दम है, अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन की कला है, अगर आपको ये पता है कि आपको अपने संगठन की ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, अपने संगठन को खड़ा कैसे करना है और अपने संगठन की ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपको ये पता है कि अपने लोगों का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपको ये पता हो कि किस जगह पर कौन सा व्यक्ति सबसे योग्य है और उसको वहाँ पे बैठाते हैं, ये सारी खूबियाँ अगर आप में हैं तो आप एक नया राजनीतिक तर्क ये गढ़ते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसी कोई बात होती ही नहीं है। होता है तो सिर्फ ये कि आप डिलीवरी दें, जनता आपको रिटर्न गिफ्ट उसी अनुपात में देगी। और जिस वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव के समय कदम रखा था और उस चुनाव के समय कदम को रखने के अवसर को भी याद करें तो किस प्रकार से तब की तत्कालीन सरकार, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके नॉमिनेशन और उनके रोड शो को लेकर तब के डीएम ने अनुमति नहीं दी थी और बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बाधाएं खड़ी हुई। लेकिन हर एक बाधा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया और उस तल्लीनता, उस लगन के साथ लगे रहे। काशी वासियों का दिल जीतना है, काशी वासियों के दिल को जीतना अगर है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट का जो पैरामीटर है, उस डेवलपमेंट के पैरामीटर को काशी को एक रोल मॉडल के तौर पर लेकर आएं। सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक विरासत को सहेज के रखना, ये काशी की एक तरह से आत्मा है। एक फक्कड़ और अक्खर जिंदगी जीता है काशी। यहाँ पे बनावटीपन नहीं होता, जो कुछ भी होता है सीधा सपाट आपके मुंह पे होता है। और वहाँ पर अगर आप डिलीवरी करते हैं, सनातन मूल्य का सम्मान करते हैं, सांस्कृतिक धरोहर को सहोजते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बुनते हैं, गरीबों का कल्याण करते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का धरातल पर उसको प्रभाव डालते हैं, तो फिर माहौल वैसा ही होगा जैसा कि ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की तस्वीर ये बता रही है कि किस प्रकार से चेहरे पे आत्मविश्वास से लबरेज पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। और ये आत्मविश्वास कैसे ना हो जब ऐसा लग रहा है कि वाराणसी की ये सड़क पूरी तरह से फूल की पंखुड़ियों से बिखरी पड़ी है और हर व्यक्ति के अंदर ये एक उत्साह है कि कैसे वो पीएम मोदी के सामने अपने अभिवादन को पहुंचा पाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अचानक उनकी नज़र पड़ी कि ऊपर घर की बालकनी में जो महिला शक्ति है, जो नारी शक्ति है, वो खड़ी हैं, क्योंकि नीचे बहुत भीड़ है, नीचे वो नहीं आ सकती, ऊपर फूल लेके खड़ी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ भी उन्होंने अभिवादन किया। और उस अभिवादन के साथ आप देखें तो पीएम मोदी का काफिला जगह जगह आगे बढ़ता हुआ, और उस काफिले के साथ सुरक्षा कर्मियों के लिहाज से समझा जा सकता है कि कितना मशक्कत भरा काम है, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर एसपीजी के लोग हों, इनके लिए वैसा ही एक्सरसाइज हो जा सकता है। लेकिन बहुत सुचारू पूर्वक ये रोड शो चलता है, किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती और बिना तकलीफ ये रोड शो आसानी से चलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ अपने काशी कॉरिडोर की तरफ जा रहा है। और वो काशी कॉरिडोर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोल मॉडल के तौर पर विकसित किया है, जो कि न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, उस काशी कॉरिडोर की तरफ पीएम मोदी जानते हुए। और ये सिर्फ काशी की बात नहीं है, बगल में अयोध्या की देख लें, अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर है, दुनिया में उसकी चर्चाएं हो रही हैं। और जब ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों को पीएम मोदी सहेजते हैं तो जो सबसे खास बात और काबिले गौर बात होती है वो ये कि ऐसे सांस्कृतिक विरासत को
सीधे सीधे वो इकॉनमी और डेवलपमेंट से जोड़ते हैं। यानी कि अयोध्या के केस में देख लें या काशी कॉरिडोर के केस में देख लें, तो जैसे इनका विकास हुआ उसके बाद यहाँ टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो 10-10 लाख पहुँच गया। और अगर उस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हों तो अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ के इकॉनमी को, यहाँ के लोगों के रोजगार को, यहाँ के लोगों के आर्थिक समृद्धि को कैसे योगदान दे रहे होंगे। तो सांस्कृतिक विरासत को कैसे इकोनॉमिक रोल मॉडल में कन्वर्ट करना है, उसको एक इन्वर्टर के तौर पे विकसित कर देना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता और ये पूरे देश में नजर आ रहा है। बाकी छोड़िए, जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति है कि वहाँ कम से कम 16 धार्मिक संस्थान ऐसे हैं जो कि सैकड़ों साल पुराने धार्मिक संस्थान, धार्मिक जगह थे, पूजा करने वाली जगह थी जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। आज उनका भी पुनरुद्धार हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उस लिहाज से वहाँ काम करते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत जम्मू कश्मीर से लेकर अगर कन्याकुमारी तक बहुत समृद्ध नजर आनी है। जो हमारे पुराने मूल्य हैं, पुराने धरोहर हैं, उन धरोहरों को कैसे अगर नष्ट किया गया है तो उसको कैसे सहेजना है, कैसे उसका पुनरुत्थान करना है, कैसे उसका पुनर्निर्माण करना है, उसमें जम्मू कश्मीर भी योगदान देता है। तो जिस जम्मू कश्मीर की चर्चा पहले पत्थरबाजी को लेकर होती थी, आज उस जम्मू कश्मीर की चर्चा सिर्फ फील गुड वाली खबरों के लिए होती हैं, अच्छी खबरों के लिए होती हैं और सुर्खियां बटोरता है जम्मू कश्मीर उन चीज़ों के लिए जो कि पूरी दुनिया में एक मैसेज दे, चाहे कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मॉडल है, जिन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी के लिए नहीं, विकास के लिए जाना जाएगा, काशी अपनी गंदगी के लिए नहीं, अपने खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, अपनी अव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्वच्छता, अपनी सफाई, अपनी बेहतरीन सुख सुविधाएं, अपनी शानदार सड़कें, अपने शानदार एयरपोर्ट, अपने शानदार स्टेशन के लिए जाना जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल है जो कि पूरे देश में यही मॉडल काम करता है। और यही मॉडल जब वोट में कन्वर्ट होता है तो फिर ये कहा जाता है कि आखिर अपोजिशन वो जो रोना रोएगा कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा होता है। यानी कि पहले बैलेट पेपर को फाड़ा जाता था, स्याही फेंका जाता था, नदियों में फेंक दिया जाता था। अपोजिशन के कुछ नेताओं को वो मंजूर है। ईवीएम जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हर गरीब को अधिकार देता है वोट करने का, उसको लेकर सवाल खड़ा करते हैं। उसकी वजह यही है कि मसला ईवीएम का नहीं, मसला इस जन समर्थन का है। और जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। और स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किलोमीटर से आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो उसी जगह पे खड़े हैं और वो उस भावना से अभिभूत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहाँ से गए हैं। और ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये इमोशनल कलेक्ट है पीएम मोदी का, जो कि इलेक्शन में एक बड़े डिविडेंड के तौर पर कन्वर्ट होता है। ऐसा बताया जाता है कि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कैंडिडेट भले ही कमजोर हो, वहां वोटर्स इस बात को कहते हैं कि वो स्थानीय उम्मीदवार को नहीं देख रहे, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देख रहे हैं और उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पे उन्हें वोट करना है। और उसी चेहरे, उसी निशान को कमल यानी कि हाथ में लेके पीएम मोदी चल रहे होते हैं। ये निशान वहाँ भी अहम हो जाता है जहाँ पर बीजेपी नए क्षेत्रों में जीत की उम्मीद कर रही है। जैसे दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ पीएम ने पूरी ताकत लगाई और सिर्फ दक्षिण भारत नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया की वो सारी सीटें जहाँ बीजेपी अगर पिछले चुनाव में हारी तो उन पर जीत का परचम कैसे लहराया जाए, उसको लेकर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। पूर्वांचल की सीटों की बात कर लें तो पिछली बार क्योंकि सपा बसपा गठबंधन एक साथ था और वहाँ पर कास्ट कम्युनिकेशन के सहारे एक नैरेटिव फैलाया गया। सपा की जाति के जो लोग थे उनको भीतर ये नैरेटिव फैलाया गया, यानी कि उनका जो जातिगत समीकरण है उसके भीतर ये नैरेटिव फैलाया गया कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मायावती के वोटर्स के भीतर ये नैरेटिव फैलाया गया कि मायावती भी हो सकते हैं। और ऐसे में जातीय आग्रह वाली भावना ज़्यादा बड़ी हो गई, ज़्यादा ऊंची हो गई और उसके चलते पूर्वांचल की कुछ सीटें जैसे घोसी की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, ऐसी सीटों पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उन सीटों पर भी इस बार कमल कैसे खिलेगा, इसको लेकर काम किया जा रहा है। और उन पूर्वांचल की उन सीटों पे कमल खिलाने में इस रोड शो का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि जब राजनीति में चुनाव के माहौल में ऐसे इमोशन निकलते हैं तो ये इमोशन कहीं स्थानीय नहीं होते, ये इमोशन लोकल नहीं रहते, बल्कि ये इमोशन संचार के इस दौर में बहुत तेजी के साथ रियल टाइम पे एक तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे सोशल मीडिया के मार्फत, ट्रेडिशनल की मीडिया के मार्फत
अलग अलग तरीकों से व्हाट्सएप ग्रुप के मार्फत बीजेपी के लोग इस फीलिंग को, इस इमोशन को हर जगह ये पहुंचाते हैं। और उससे उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक कम्पिटिटिव फीलिंग आ जाती है कि अगर काशी में ऐसा माहौल है तो उनके अंदर, उनके यहाँ भी, उनके क्षेत्र में भी इससे बेहतर ही माहौल होना चाहिए या इसको टक्कर देने वाला माहौल होना चाहिए। और उस शिद्दत के साथ वो कार्यकर्ता चुनाव में लगते हैं। पीएम को बखूबी मालूम है कि अगर आपको चुनाव में अच्छा करना है तो उस चुनाव में अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके संगठन की जो ताकत है वो संगठन की ताकत बहुत बड़े पैमाने पे चुनाव लड़े। और फिलहाल गोदौलिया चौराहा पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप देखें तो डॉक्टर नीलकंठ तिवारी यहाँ के विधायक हैं और इस चौराहा की अगर बात करें तो इसकी खूबसूरती एक अलग नज़ारा पेश कर रही है। और पूरे रोड शो का जो शो स्टॉपर वेन्यू कहा जा सकता है, उस तरह का वेन्यू यहाँ का करंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अलग अलग अंदाज में युवा, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, हर एक तबके के लोग अलग अलग अंदाज में भगवा के साथ जय श्री राम, जय महादेव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारे, इन सारे नारों के साथ लगातार जय घोष हो रहा है, शंखनाद हो रहा है। और ये शंखनाद एहसास करा रहा है कि कोई बहुत बड़ा धार्मिक सामाजिक उत्सव है। ये एक राजनीतिक उत्सव का करंट नहीं है, बल्कि उससे बहुत आगे का मामला है। आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रमों में एक तरह से उदासीनता रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की अगर बात करें तो वो कार्यक्रम ऐसा लगता है कि राजनीति को काफ़ी पीछे छोड़ देता है। वहाँ जो सामाजिक मूल्य हैं, जो अपनापन का मूल्य है, जो परिवार का मूल्य है, जिसके बारे में पीएम मोदी बार बार ये कहते हैं कि ये मोदी का परिवार है, वो मूल्य ज़्यादा नज़र आ जाता है। और उसी लिहाज से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दीपावली मनाई जा रही हो। घरों के ऊपर अलग अलग आप देख रहे हैं कि दीप जलाए गए हैं और उन दीप मालाओं के साथ नीचे खड़े लोग, सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर बीच चुनाव के माहौल में ऐसी तस्वीर दिखे तो समझा जा सकता है कि लोगों के लिहाज से, क्रिकेट की भाषा में समझें तो उनको आईपीएल के फाइनल मैच का फील हो रहा होगा कि उस तरह का करंट है यहाँ पर, जब हर एक शख्स जो स्टेडियम में मौजूद होता है अपनी ऊर्जा मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों को देता है। यहाँ पर हर एक काशीवासी अपनी ऊर्जा उस शख्स को दे रहा है जिसने पिछले 10 सालों में अनथक काम करते हुए, बिना थके हुए, बिना कोई आराम किए हुए, बिना किसी थकान, बिना किसी छुट्टी, बिना विश्राम, रात दिन एक ही ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो। और वो ऊर्जा अगर ऐसी है तो समझा जा सकता है कि 4 जून को क्या होगा। अभी से पहले जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर क्या हुआ होगा, क्योंकि दुनिया में आप कहीं जाएं पीएम मोदी की लोकप्रियता ऐसी ही नजर आती है, लेकिन वो लोकप्रियता जब काशी पहुंचती है तो वो अवर्णनीय हो जाती है। उसे शब्दों में आप नहीं समेट सकते कि आखिर इसका वर्णन आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का कर सकते हैं। जब लोगों के अंदर ऐसी दीवानगी भरी हो, ऐसी जुनूनियत हो कि अपने नेता को एक झलक उन्हें देख लेना है, और नेता को सिर्फ झलक नहीं देखना है बल्कि एक नमस्कार कर देना है, एक वेव कर देना, हाथ उठा देना है, वो एक कनेक्ट है। वो कनेक्ट पीएम मोदी लगातार क्रिएट करते हैं। जैसे अभी चुनाव के दरमियान भी कई जगहों पे नजर आती है ऐसी तस्वीरें, जब पीएम मोदी किसी महिला के सामने, किसी पुरुष के सामने अचानक पड़ते हैं, वो व्यक्ति अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाता है और अपने आध्यात्मिक लोगों को देखकर जिस प्रकार से अनुभूति होती है, या अपने पारिवारिक लोगों को देखकर जिस प्रकार की अनुभूति होती है, वो फीलिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देश का एक बड़ा तबका देखता है, एक बड़ी आबादी देखती है। और सिर्फ देश नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई ट्रिप पे विदेशों में जाने के बाद ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये भावनाएं, ये अपनापन, ये नज़दीकियाँ, ये करीबियाँ हर जगह पीएम मोदी ने अर्जित की है। और ये किसी खानदान, किसी विरासत के आधार पर नहीं अर्जित की है, किसी जातिगत आधार पर अर्जित नहीं की गई है, किसी और वजह से नहीं अर्जित की गई है, बल्कि ये भावनाएं अर्जित की गई हैं अपने काम के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे। चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 कार्यकाल हो, या फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक 2 कार्यकाल हो, तीसरे कार्यकाल के लिए वो चुनावी अखाड़े में हो, पीएम मोदी ने हर जगह अपने आप को डिलीवर किया है। और अगर वो डिलीवर करते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि परिश्रम जोरदार करते हैं, विजन बहुत बड़ा होता है और विजन बहुत आगे का होता है।
हाँ हेलो। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब यहाँ पर मौजूद है और जबरदस्त उत्साह है। क्योंकि काशी में कहते हैं कि यहाँ कण कण में शंकर है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत डमरुओं से हुआ। 251 डमरू बजाने वाले, 251 शंख बजाने वाले, बटुक, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। पूरे रास्ते प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह से फूलों से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर है, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक को पाना चाहती है। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट लिए हैं। जबरदस्त उत्साह आज वाराणसी की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। किस तरह का उत्साह आप लोग का है? बहुत सा काम हुआ है काशी में। पहले भी उन्होंने 2 बार नॉमिनेशन किया, इस बार ये जो रोड शो है कितना फर्क 400 पार। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए नारे लग रहे हैं, अपनी बात मोदी सरकार 400 पार ये वाराणसी की सड़कों पर दिखाई देगा। और वाराणसी क्योंकि घाट का शहर है, यहाँ पे 84 घाट है और प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा रोड शो करीब 40 घाट के बाहर से होके गुजरा है। अगर आपके सांस्कृतिक राजधानी की जगह इस प्रकार से हो, इस प्रकार से डेवलप कर रहा हो, तो कैसे हर व्यक्ति अपने आप को गौरवशाली महसूस करता है और उस डेवलपमेंट से अपने आप को जोड़ता है। आज तस्वीर ऐसी है कि आज इधर के इलाके में आए तो ऐसा लगेगा कि पूरा भारत यहाँ पे आया हुआ है। अलग अलग राज्यों के लोग भी टूरिस्ट के तौर पे आते हैं पीछे, और ये सालों भर चल रहा है और वो यहाँ की इकॉनमी में कैसे योगदान देते हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेवलपमेंट का मॉडल है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मॉडल है जो कि देश का विकास करता है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों पे गौरव करते हुए। मदन मोहन मालवीय जहाँ की प्रतिमा से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस रोड शो की शुरुआत की थी, वो हिंदी भाषा को लेके बहुत आग्रही थे, अपनी मातृभाषा को लेके बहुत आग्रही थे। चाहे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी पे वो प्रकांड विद्वान थे, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी को लेके वो विशेष आग्रही थे। इतने आग्रही वो ये भी कहते थे कि संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल भी हिंदी में कम करना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी आदर्श से प्रेरणा लेके जब यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क में ये गए हुए थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी में बोलना शुरू किया, तो अंदाजा लगे कितने गौरव की बात है। जिस विदेश मंत्रालय का कामकाज पूरी तरह से अंग्रेजीदा माहौल में होता था और वहाँ पे ऐसा समझा जाता था 2014 से पहले कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप एक अलग थलग व्यक्ति हैं, उस विदेश मंत्रालय के माहौल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से हिंदी में बना दिया है। और आज विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आप सुने तो अपनी बात चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, उसी कार्यकुशलता के साथ वो समझाते हैं। तो जो स्व अभिमान वाली जो बात है, निज अभिमान वाली बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते हैं। उनको मालूम है कि अगर देश का विकास करना है तो देश के हर नागरिक का विकास जरूरी है, और ये विकास तभी हो सकता है जब आपके अंदर अपने निज को लेकर, अपने मूल्यों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर गर्व हो, आप आत्मविश्वास से भरे हों, तब दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाकर उसे चुनौती दे सकते हैं। और भारत के केस को देखें तो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के हर देश को उसी भाषा में जवाब दिया है जिस भाषा में सवाल खड़ा किया गया था। पहले ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि भारत का विदेश मंत्री अमेरिका में जाएगा या यूरोप में जाएगा और वहाँ पर 2 टूक शब्दों में उनकी नीतियों को की आलोचना करेगा, पलटवार करेगा। लेकिन रूस यूक्रेन वॉर में जब भारत रूस से कच्चे तेल खरीद रहा था, यूरोप से सवाल खड़े किए गए थे, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में जवाब दिया था कि कैसे भारत पूरे महीने में कितना खर्च करता है और यूरोप उसके 1 दिन में वहाँ से लेता है। तो ये आत्मविश्वास वहाँ से आता है जब लीडर जो कि पीछे खड़े हैं ये उस मंत्री के अंदर वो आत्मविश्वास देते हैं, और उस लीडर के अंदर आत्मविश्वास आता है इस जन समूह के मार्फत, जो कि जन समूह पीछे खड़ा है। यानी कि देश के लोगों को के अंदर अगर आत्मविश्वास होगा, अगर अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस होगा, तो वो व्यक्ति जरूर उसी रूप में अपने स्थानीय नेता को, अपने प्रदेश के नेता को, अपने राष्ट्रीय नेता को एक राष्ट्र के तौर पर मैसेज देगा कि हम लोग एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं, भारत के हित में जो हो वो कीजिए। और आज स्थिति ऐसी है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हों, रूस के राष्ट्रपति हों या फिर यूक्रेन के, ये सभी ग्लोबल प्रॉब्लम के लिए
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़रिए का मुंह देख रहे होते हैं, नरेंद्र मोदी के इन्वॉल्वमेंट का इंतज़ार करते हैं, नरेंद्र मोदी के मध्यस्थता के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। और ये ताकत है एक शख्सियत के तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक राष्ट्र के तौर पर भारत की, कि भारत आज किस मजबूती के साथ खड़ा है। बहुत सारे लोग चाइना को लेकर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन चाइना को देखें तो भारत किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है कि चाइना जिस भाषा में बात कर रहा है उसी भाषा में भारत उसे जवाब दे रहा है। अगर बातचीत के टेबल पर आप आए तो भारत बातचीत कर रहा है, गलवान में अगर आप कुछ और करना चाहें भारत उसके लिए तैयार है, अगर आप अपनी फौज की तैनाती करते हैं तो भारत इधर से अपनी फौज की तैनाती करता है। यानी कि चहुमुखी रणनीति जिसे कहते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी जो कि हर तरफ खुली हुई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति है। और ये भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मंत्र पर चलते हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रीय जरूरत, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय सुरक्षा से तनिक भी समझौता किए बिना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने मंत्रिपरिषद की बैठक करते हैं तो उस मंत्रिपरिषद की बैठक में भी बार बार इस बात को कहते हैं कि आप शासक के तौर पर कोई भी कदम उठा रहे हो तो दो चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जो फैसले आप कर रहे हैं देश के गरीब पर उसका क्या असर पड़ेगा, जो फैसले आप कर रहे हैं राष्ट्र के तौर पे भारत के हितों पर उसका क्या असर पड़ेगा। इन दो चीज़ों को आप करें, परिवारवाद को दूर रखें, भ्रष्टाचार को दूर रखें, भारत अपने आप मजबूत होता जाएगा। और ऐसा कम दुनिया में कोई नेता आपको देखने को मिलेगा जब किसी चुनाव में वो जा रहा हो और तीसरी बार जा रहा हो लगातार तीसरे टर्म के लिए, उस तीसरे टर्म में जाने से पहले या जाने के दरमियान, तीसरे टर्म में आने के बाद क्या कुछ करना हो इसके लिए पॉलिसी बना रहा हो। और ये पॉलिसी कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं होती, ये आधे घंटे के 1 घंटे की कोई बातचीत नहीं होती, बल्कि ये पॉलिसी हो रही है घंटों हार्डवर्क मशक्कत की और सेक्रेटरी लेवल पर बैठक करके एक एक फीडबैक लिया जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से निश्चिंत और मुतमईन है कि देश की जनता विकास के जिस ट्रैक पर चल रही है, ये सरकार विकास के जिस ट्रैक पर उन्हें चला रही है, देश की जनता उसे समर्थन करेगी। और उसी भाव के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ चुनावी अखाड़े में हैं, फिलहाल बनारस के रोड शो में, तो दूसरी तरफ शासन के स्तर पर भी हर एक काम को कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों में देखें तो प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चुनौतियां झेली। कोविड की जैसी विभीषिका पीएम मोदी ने के दौर में देश ने झेली और दुनिया ने झेली, ऐसा सैकड़ों साल में नहीं देखने को मिलता। और ऐसी विभीषिका अगर झेलना पड़ रहा प्रकृति के चलते या चाहे चाइना की वजह से या जो भी वजह रहती हो, उसका असर इकॉनमी पे कितना बड़ा पड़ता है। लॉकडाउन की इतनी बड़ी समस्या, जब पूरी दुनिया का कारोबार ठप हो गया था, बंद हो गया था, उसका असर इकॉनमी पे कितना बड़ा पड़ता है। रूस यूक्रेन जैसा वॉर चल रहा हो, इजराइल फिलिस्तीन जैसा वॉर चल रहा हो, इन सब का असर इकॉनमी में कितना बड़ा पड़ता है। और अंदाजा लगाएं कि इन सारी चीज़ों का इकॉनमी पे कितना बुरा असर पड़ता है। और उस मझधार में अगर अपनी देश की अर्थव्यवस्था को आगे आपको लेकर जाना है और 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था। और इसको अगर ठीक से समझें तो समझ में आएगा कि इस चैलेंज को किस कार्य कुशलता के साथ उन्होंने पूरा किया कि आज दुनिया ये कह रही है कि अगला दशक भारत का है और दुनिया की इकॉनमी को अगर बहुत अच्छा रहना है तो वो सबसे चमकता हुआ जो सितारा है वो भारत है ग्लोबल सप्लाई चेन के तौर पे। जब ग्लोबल सप्लाई चेन की हम बात करते हैं तो यूरोप अमेरिका जैसे देशों में या बाकी दूसरे देशों में जो सामान है उनका सप्लाई कहाँ से आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संवाद करते हुए अब की बार जिस तरीके के प्रोटोकॉल यहाँ दिखाई दिए जाते थे या दूरी दिखाई दी जाती थी, बनारस में ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया टीवी लाइव पे जा रहे हैं। ये भाई साहब देखिए इनके ऊपर फुल चर्चा हो रही है। नाटेदार निवेदन करते हैं, ये हमारे मंच का भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देखें, हर एक फील्ड को जो कि स्मार्ट इंडस्ट्री कही जाती थी, उन स्मार्ट इंडस्ट्री के दौर में भी भारत बहुत तेजी से आगे जा रहा है। और ये ताकत है एक देश के तौर पर भारत के, जिस मूल्य को पीएम मोदी ने समझा और उसे आगे बढ़ाया। देश वही है, बस सिस्टम वही है, लोग वही हैं, बस शीर्ष स्तर पर नेतृत्व बदला
नेतृत्व का आदर्श बदला, उस आदर्श ने सिस्टम का आदर्श बदला, उस आदर्श ने लोगों की सोच बदली और वहाँ पर ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई है। फिलहाल हर हर महादेव के साथ आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जगह पे पहुंच चुका है और जो गेट नंबर 4 है बाबा भोलेनाथ का, बाबा विश्वनाथ का, बाबा की नगरी में अगर आप आ रहे हो, बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पे पहुंच रहे हो, तो हम सभी जानते हैं कि उसका फल कैसा मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो ये बहुत खास क्षण होता है, क्योंकि पीएम मोदी बार बार इस बात को कहते हैं कि काशी का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य उन्हें कैसे अपनी तरफ खींचता रहा है। और ये हर एक भारतवासी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, हर एक भारतवासी के लिए यही गौरव की बात होती है। हम सभी जानते हैं कि हम जब आते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, तो वो जो भावनाएं हमारे अंदर आती है, वो भावनाएं क्या होती हैं। और भगवान के पूजा अर्चन के साथ पहला भाव यही आता है कि वाह प्रभु, पहले कैसी स्थिति में हमें पूजा करने आना पड़ता था और अपने आराध्य का जब हम लोग सुमिरन करते थे, जब पूजन करते थे, तो दर्द से कैसे एक चित्कार से उठती थी कि ऐसा कैसे है कि हमारे आराध्य की स्थिति ऐसी है। और आज देखिए कि हमारे आराध्य बाबा भोलेनाथ किस वैभव के साथ अपनी जगह पर विराजमान हैं। और अगर इस वैभव के साथ अपनी जगह पर वो विराजमान है, तो उसके पीछे जो शख्स जिम्मेदार हैं वो ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश का बखूबी पालन किया और इस पूरे प्रोजेक्ट को धरातल पर बिना किसी विवाद उसको ठीक किया गया। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पे विवादित प्रॉपर्टी थी, एक एक प्रॉपर्टी के निष्पादन में कैसे कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोर्ट का दरवाज़ा कोई खटखटाए और मामला लंबित हो जाए। उससे बचने के लिए उसको शासन के द्वारा टेबल पर बैठा के उन लोगों को समझाया जाना, उन लोगों को मुआवजा देना, ये सारी चीज़ें, ये होमवर्क इतना बड़ा था कि शायद ही किसी और शासन के बूते की बात होती अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय कोई और होता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी, उनका विजन था, उनका इंस्ट्रक्शन था। उन्होंने काबिल लोगों को ये जिम्मेदारी दी और सिर्फ जिम्मेदारी नहीं दी बल्कि लगातार उसका अपडेट लेते रहे। और वो अपडेट वीकली नहीं होता था, बल्कि वीकली जब होता था तो नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। लगातार हर हर मोदी के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरे। मैम, आप छोटे बच्चे को लेकर आई हैं, क्या सोच के? ये हमारे देश का गौरव है, हमारा उत्सव है और मोदी जी ने जो कर दिखाया है वो आज तक किसी ने भी नहीं किया, उसके अलावा और कोई नहीं दिखा। आज विश्व तक में उसका डंका बज रहा है उनका। यही पहले एक शख्स है जो देश को बहुत आगे तक ले गए, विश्व में आगे तक ले गए। मैम, कैमरा उधर है, क्या सोच के आप आए हैं? यही सोच के कि मोदी जी ने देश का बहुत सारा उद्धार किया है। बोलो बाबू। तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग यहाँ होगी, इस बात में किसी को कोई शंका नहीं, कोई शक नहीं। क्यों ये फैन फॉलोइंग है, क्यों मोदी के प्रति ये दीवानगी है? ये दीवानगी नहीं, ये उनका जो लोकतंत्र में एक अपना अलग पहचान, हिंदुओं का अलग पहचान और देश के प्रति जो उनका लगाव है, जो पूरे देश दुनिया में अपना एक हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ना कि अपना नाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का नाम है। यहाँ लगातार आपको दिखा दे, वाराणसी टेम्पल ऑफ सिटी में यहाँ जो गंडोला चलेगा उसकी तस्वीर भी है। मोदी जी के लिए क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? हम काशीवासी दिल खोल के वोट देंगे, मोदी जी को 10 लाख पार करेंगे, देश से 400 पार करेंगे। लगातार पुष्प वर्षा हो रही है। मैम, क्या सोच के आप इस रोड शो में आए थे? हम ये सोच के आए हैं कि साइकिल पंचर है, साइकिल पंचर है। मोदी जी ने हल्ला बोल दिया है और इस बार हमारी सरकार बन रही, प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। पहले आपका कभी मोदी जी से इस तरह से सामना हुआ था? आज तो कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल भी नहीं था, बेहद करीब से गुजरे। जी, मोदी जी के बनारस से बहुत पुराना रिश्ता है। उन्होंने स्वयं कहा है कि माँ गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है, उसी प्रकार से बनारस वासियों ने भी उन्हें गोद ले लिया है। और हम सब जितनी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब
सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ मोदी जी के साथ है और हम लोग इस बार उनको 10 लाख से पार वोट से जिताएंगे। 400 पार होगा और मोदी हमारे दिल में 10 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैम आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, महिलाओं में मोदी को लेकर इतना भरोसा क्यों है? महिलाओं में मोदी जी को लेके इतना भरोसा है इसलिए क्योंकि उन्होंने महिलाओं को विशेष रूप से जो योजनाएं महिलाओं के लिए लाई है, जिस प्रकार से महिलाओं को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की है, ना उन्होंने किसी धर्म निरपेक्षता के साथ उन्होंने हर वर्ग हर धर्म की औरतों के लिए ही काम किया है। तो मोदी जी के स्वागत के लिए इतने फूल आए थे कि मोदी जी का काफिला आगे बढ़ गया, लेकिन फूलों की बरसात जारी है। सर आप कहाँ से? मैं बनारस से हूँ, डॉक्टर दिनेश जी हूँ। मैं चाहता हूँ सबका साथ सबका विकास, 400 अब की बार। हाँ सर ये दीवानगी, ये माहौल हमने देखा, इसके पीछे की क्या वजह आकलन है आपका? मोदी का काम बोल रहा है, इसलिए हम लोग की दीवानगी उनके प्रति और बढ़ गई है। मोदी ने हमारे देश को मजबूत किया है और हम युवाओं के लिए आगे रोजगार दिया है, इसलिए हमारी दीवानगी उनके प्रति और ज्यादा बढ़ गई है। बनारस को पिछले 10 साल में आपने कैसे बदलते हुए देखा? पहले तो यहाँ बिजली इतना ज्यादा कटती थी, यहाँ रोजगार एकदम सब कुछ तहस नहस हो गया था। सुबह 10 बजे लाइट कटती थी, शाम को 5 बजे आती थी। अब मोदी के आते ही प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बिजली आना बड़ी बात नहीं है। अब ये देखिए, अम्मा की उम्र कितनी उम्र है? अम्मा उम्र कितना हो आपका? उम्र 75 है, सुन नहीं पा रही है। क्या सोच के आई थी आज मोदी जी के दर्शन हुए? हाँ, सोच के घर से यही आए बेटा कि मोदी सरकार का दर्शन करने के लिए। अच्छा। और हम 4 दिन अयोध्या रहे, 3 तारीख को गए थे और वहाँ मोदी सरकार का इतवार को खूब बढ़िया से दर्शन किए। अम्मा इस उम्र में कितने घंटे से इंतजार कर रही थी और ये ताकत कहाँ से आई? हम लोग आए, अब 4 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आवे, उनका दर्शन करे तो हमारा मन खुश हो। नरेंद्र मोदी को देख के आपका मन इतना प्रसन्नचित क्यों हो जाता है? नरेंद्र मोदी में क्या खास लगता है? बहुत मन के शांति हुआ भैया कि हमारे मोदी सरकार के ऐसा कोई सरकार इतने उम्र में कोई भी नहीं ऐसा आया जैसा हमारा मोदी सरकार ने कर दिया। खाने का व्यवस्था, पेंशन का व्यवस्था, इस उम्र में भी वो 4 घंटे से इंतजार कर रही हैं। ये मोदी के वो समर्थक हैं जो मोदी को अजय बनाते हैं, मोदी को ऐसा मोदी बनाते हैं जिसको हारने की आप कल्पना नहीं करते। 75 साल उम्र है, अम्मा को सुनाई कम देता है, बावजूद इसके 4 घंटे से इंतजार करेंगे, डांस कर रहे हैं। 400 पार। आप युवा हैं, विपक्ष कहता है युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है। जो पढ़े लिखे युवा उन्हें रोजगार मिल रहा है, जो पढ़े लिखे नहीं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार मिला है, युवाओं को ये कह रहे हैं। और मोदी के इस रोड शो में जश्न की माहौल है। इस जश्न को देखने के बाद आपके मन में शंका पैदा हो कि ये राजनीतिक जश्न है, सामाजिक, पारिवारिक जश्न है, क्या है? सर ये इतना हर्षोल्लास कैसे? इसलिए कि यह बनारस नाम है इसका काशी, यह बनारस नाम है इसका काशी। यहाँ पे रहने वाला कभी न होता बासी, हर समय रहता है मन यहाँ ताजा, ढोल नगाड़ों का बजता यहाँ बाजा। ये शहर कहता है अपनी कुछ बात, जरा ध्यान से सुनिए शहर के जज्बा। क्या कह रहा है शहर अब की बार? शहर अब की बार 400 पार, 400 पार। और ये काशी बनारस से 10 लाख पार, 10 लाख पार बनारस से। मोदी देश की शान है, हम ये मोदी युग है, मोदी युग है, ये स्वर्णिम युग है। बिल्कुल पवन, हम देख रहे हैं तस्वीरें बनारस से कि इस वक्त पूरा बनारस मोदी में हो उठा है, भगवा में हो उठा है और लोग जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे, ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके के रुझान अभी से आते हुए दिख रहे हैं बनारस से। क्योंकि बनारस के सांसद और बनारस से उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बनारस की सड़कों पर ये भव्य रोड शो कर रहे हैं और हर कोई सिर्फ प्रधानमंत्री का दीदार करना चाहता है।